हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम प्राथमिक सोर्स बाण भट्ट और उसकी राजकीय आख्यान के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा जो उपेंद्र सिंह जी की बुक है, उसी का हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसी की बुक से है ये। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर है कि जो बाण-भट्ट है, आप सभी को पता होगा कि हर्ष के समय में थे। तो ह बाण-भट्ट का हर्षचरित भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित है। बाणभट्ट ने अपने संरक्षक सम्राट की ओजस्विनी ओजस्वी जीवन के गाथा के साथ-साथ कुछ विषय के बारे में भी लिखा है। हर्ष पुष्यभूति वंश का सम्राट था। बाण जो है भार्गव ब्राह्मणों की वात्स्यायन शाखा का एक ब्राह्मण था। हर्षचरित में दी गई वंशावलियों का आरंभ भाग जो है बहुत ही ज़्यादा विश्वास में नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद का उत्तरार्ध में जो लिखा गया उनका इतिहास है, वो काफ़ी विश्वसनीय है। तो यहाँ पर बात करेंगे बाण का। बाण का जन्म जो है कानिकुब्ज जो कि कन्नौज में जो पड़ता है क्षेत्र, वहीं से थे। अवस्थित प्रीतिकूट नामक ब्राह्मण के एक गाँव में हुआ था। इनकी माता राजदेवी का देहांत जो है काफ़ी पहले हो गया था और उनके 14 वर्ष की आयु में पिता मतलब 14 वर्ष की आयु में इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। फिर बाण जो है भरचू नाम के एक योग गुरु के सान्निध्य में शिक्षा दीक्षा जो है ग्रहण करते हैं। बाण का सहचर्य जो है कवि, दार्शनिक, संत, जुआड़ी, सोनार, नर्तकी सभी प्रकार के लोगों के साथ ये जुड़े रहे और इनका जब इनकी जो जवानी में इनका यायावर प्रकृति का जीवन था। आगे है बाण के अनुसार एक बार उन्हें हर्ष के दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण मिलता है। दरबार में पहले से ही बाण के विषय में कानाफूसी हो रही थी, इसलिए हर्ष ने उनको उचित सम्मान नहीं मिला। बाण ने स्वीकार किया कि हो सकता है उनका प्रारंभिक जीवन बहुत बुरा था, भरा हुआ हो, किंतु वह एक सम्मानित ब्राह्मण कुल से आते हैं और वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ यथोचित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हर्ष के दरबार में बाण की ख्याति फैल गई और उन्हें श्रेष्ठ राजाश्रय प्राप्त होने लगी। बाण ने हर्ष के दरबार में ही हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। तो इनकी जो रचना है वो हर्षचरित और कादंबरी है। बाण ने हर्षचरित को आख्यायिका कहा है, जो इतिहास की परंपरा का एक अंग हुआ करता था। जीवन वृत्ति की घटनाओं का चयन साहित्यिक है, विवरण अलंकृत भाषा में है तथा व्यंग का भी इन्होंने प्रयोग किया है। संस्कृत के गद्य विद्या पर वाणी की पकड़ जो है कलजयी है। अन्य राजकीय प्रशस्तियों की तरह हर्षचरित में लंबी आख्याएं उपलब्ध हैं। यहाँ उनका एक गद्यांश जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर जब राजकीय समृद्धि की देवी ने अपना आलिंगन किया, उसने उसे अपने प्रागाढ़ आलिंगन में ले लिया। अपनी भुजाओं पर उपस्थित सम्राट के चिन्हों के कारण अनिच्छा के बावजूद उनको राजगद्दी पर आरूढ़ होना पड़ा। उनके अपरिग्रह का व्रत लिया गया। उसके लिए राजसुख धारदार तलवार को पकड़ने जैसा था। राज धर्म का निर्वाह करते हुए राजकीय मार्ग पर डगमगाने का निरंतर भय हुआ करता था। उसने सत्य की दृष्टि से अवलंबन किया, जहाँ अधिकांश शासक जो है पदच्युत हो जाते थे। आगे है इसके अलावा उनके द्वारा रचित रचित होने का अभयदान प्राप्त था। उनके चरणों में इस प्रकार गिर पड़ता है मानो वह दसों दिक्पालों का मूर्त रूप हो। तो ये इनकी एक कविता, मतलब इन्होंने इनका जो लिखा हुआ भाग यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ विद्वानों का मानना है कि हर्षचरित पूर्ण कृति नहीं है, क्योंकि हर्ष का जीवन वृत्त वहीं समाप्त हो जाता है जब उसने अपनी बहन को चिता की अग्नि में आत्मदाह करने से बचा लिया तथा थानेश्वर और कन्नौज का दायित्व
उसे लेना पड़ा। किंतु वी.एस. पाठक ने ये तर्क दिया कि यह पूर्ण कृति है क्योंकि इसमें सभी 5 लक्षण प्रारंभिक प्रयास, उद्देश्य पूर्ण करने की आशा, सफल होने का दृढ़ निश्चय तथा एक उपसंहार सभी तत्व जो हैं विद्वान हैं। राजश्री हर्ष की बहन थी लेकिन राजश्री की रक्षा करना प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। बाण ने हर्ष को आदर्श और अनुकरणीय सम्राट के रूप में चित्रित किया है, किंतु जीवन कथा की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने से कुछ और बातें भी सामने आती हैं। उदाहरण स्वरूप जहाँ एक ओर हर्ष और राजवर्धन के बीच गहरा भ्रातृत्व दिखलाया गया है, वहीं उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का भी आभास हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ उनकी मतलब यहाँ पर लिखा गया गद्यांश है। फिर ये बताया गया है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जो गद्य लिखे गए हैं, मतलब जो हर्षचरित है, वो पूर्ण नहीं है। लेकिन फिर वहीं पर एक इतिहासकार का नाम आता है जो ये कहते हैं कि नहीं-नहीं, इनका जो इनका जो वी.एस. पाठक जी कहते हैं कि ये जो है पूर्ण कृति मानते हैं क्योंकि इनका जो प्रारंभ है, प्रयास है, उद्देश्य है, आशा है, सफल होने का दृढ़ विश्वास, ये एक पूर्ण कृति करता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ और दिया गया है कि इसी श्रेणी में एक चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो को भी रखा गया है। चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो को भी रखा गया है, जो राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के विषय में ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो सबसे पहली बात जो है चंद बरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो, वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक संध्याकर नंदी है जिसने रामचरित में संस्कृत छंद की ये विशेष शैली अपनाई। इसमें रामायण की कथा और रामपाल, संध्याकर नंदी का जो है रामायण की कथा और रामपाल का जीवन चरित दोनों एक साथ पढ़ा जा सकता है। यह 11वीं शताब्दी में बंगाल में लिखी गई थी। कौन सी? संध्याकर नंदी के रामचरित। और ये इसमें रामपाल का जीवन चरित मिलता है, साथ ही रामायण का भी मिलता है। आगे 12वीं शताब्दी में हेमचंद द्वारा लिखी कुमारपाल चरित्र में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि हेम कौन सी पुस्तक है हेमचंद्र की जो कि संस्कृत और प्राकृत दोनों में लिखी गई है। तो मतलब दोनों भाषा का यूज किया गया है, तो आंसर हमारा होगा कुमारपाल चरित। इसी कुमारपाल चरित में ही चालुक्य शासकों के साथ-साथ संस्कृत और प्राकृत भाषा के सूत्र भी पढ़े जा सकते हैं। 11वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ फारसी इतिहास लेखन की मजबूत परंपरा की शुरुआत हो जाती है। प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य लेखकों के द्वारा अपनी पाठ्यात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति करना है और अपने राजकीय संरक्षकों को प्रसन्न करना ही प्रतीत होता है। इसलिए इन रचनाओं का उपयोग अगर हम इतिहास के सोर्स के रूप में कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो बातें इनमें लिखी गई हैं, वो क्या बातें अन्य ग्रंथों में भी पाई जाती हैं। अगर अन्य ग्रंथों में भी वो फैक्ट मिलते हैं, तब तो इनकी बात सही है। अगर एक बात अन्य ग्रंथों में नहीं मिल रही है, तो फिर वो मनगढ़ंत महिमा मंडन लेखन कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम इसका अनुमान और जो है तथ्य हम निकाल सकते हैं। इस अध्याय में जो हम ये अध्याय पढ़ रहे थे 12वीं शताब्दी के कल्हड़ के लिखे गए कश्मीर के इतिहास राज संग्रह की चर्चा की गई थी स्टार्टिंग में। और कल्हड़ के ने अपने पूर्व के इतिहासकारों का वो उल्लेख किया था। नीलतम पुराण के अतिरिक्त कल्हड़ ने 11 अन्य इतिहासकारों की रचनाओं का समावेश किया था, जिसके विषय कुछ अन्य कहीं प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये था। अब यहाँ पर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की लेखन की प्रकृति, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके छोटे-छोटे वीडियो करके ही हम समझते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।